हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन अध्याय 16। इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट के कुछ पॉइंट्स रह गए, पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सहकारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 बी जोड़ा गया है। इस भाग के अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। सहकारी समितियों से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 जेड एच सहकारी समितियों से संबंधित जो है परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 जेड आई सहकारी समितियों का निगमन व समापन से संबंधित उपबंध है। 243 जेड जे बोर्ड के सदस्यों की संख्या व पदावधि से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 जेड के में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 जेड एल में बोर्डों का दमन और निलंबन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 जेड एम में सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 जेड एन में सहकारी समितियों की सामान्य सभा की बैठक से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 जेड ओ में सदस्यों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और अनुच्छेद 243 जेड पी में रिटर्न्स यानी विवरणी से संबंधित जो है उपबंध है। 243 जेड क्यू में अपराध और जुर्माना से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 243 जेड आर में इस भाग के प्रावधान का बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर लागू होना इनसे संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 जेड एस में संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना और अनुच्छेद 243 जेड टी में विद्यमान विधि का जारी रहना इससे संबंधित उपबंध किए गए हैं। इन सभी को बारी बारी से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 जेड एच के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति बोर्ड सहकारी समिति बहुराज्यीय जो है सहकारी समिति पदधारक रजिस्ट्रार राज्य अधिनियम एवं राज्य स्तरीय सहकारी समिति को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार अगर बात करें तो सहकारी समिति में निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। कितना? 21, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए और 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे। निर्देशक बोर्ड में उपयुक्त 21 सदस्यों के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्यों को संयोजित सदस्य के रूप में जो है शामिल किया जा सकता है, परंतु ऐसे सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में मतदान करने या बोर्ड के किसी पदाधिकारी के रूप में चुने जाने का अधिकार नहीं होता है। सहकारी समिति के कार्यकारी निर्देशक भी बोर्ड के सदस्य होते हैं और उनकी गणना निर्देशक बोर्ड के अधिकतम संख्या 21 में नहीं की जाती है। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि उनके निर्वाचन के तिथि से 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार अगर बात करें तो बोर्ड का निर्वाचन बोर्ड के अवधि के समापन के पूर्व होता है। बोर्ड के विघटन के मामले में बोर्ड का निर्वाचन विघटन के तिथि से 6 माह के अंदर कराया जाता है। देखिए, सहकारी समिति के किसी बोर्ड का 6 माह से अधिक अवधि के लिए विघटन या निलंबन किया जा सकेगा यथा उसके निरंतर व्यतिक्रम के मामले में उसके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में जो है अपेक्षा करने पर और उसके द्वारा समिति या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कार्य करने पर विघटन किया जा सकता है और उसके गठन या कृत्य में अवरोध उत्पन्न करने पर या उसके निर्वाचन में जो है असफलता पर इसे मतलब कि विघटित किया जा सकता है। सहकारी समिति की साधारण सभा की वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अवधि के भीतर आयोजित की जाती है। प्रत्येक सहकारी समिति वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष विवरणी दाखिल करते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 ईस्वी में सहकारी साख समिति अधिनियम से हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक याद रखिएगा ए निकोलसन को माना जाता है। किसको? ए निकोलसन को। 1904 के सहकारी अधिनियम में नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण के लिए जो है कोई उल्लेख नहीं होना एक कमी थी और इस कमी को दूर करने के लिए अगर बात करें तो याद रखिएगा इस कमी को मतलब कि देखिए अगर बात करें तो इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से 1912 ईस्वी में सहकारी जो है अधिनियम बना जिसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण का प्रावधान किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों का आर्थिक स्तर उन्नत बनाना और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।
1912 के सहकारी अधिनियम में केंद्रित सहकारी समिति के निर्माण भी जो है इस निर्माण के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको मेंशन कर लेते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सरकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक ने संविधान में जो है निम्नलिखित 3 बदलाव किए। पहला, इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। धारा 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया तत्व जोड़ा, धारा 43B के अंतर्गत, और इसने संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा जिसका नाम सहकारी समितियां अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1914 ईस्वी में सरकार ने सर मैकलागन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने पाया कि लोगों में यह भावना व्याप्त हो गई है कि सरकारी संस्था मुख्यतः सरकारी एजेंसी है, इसीलिए इस संबंध में कमेटी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला, सहकारिता के सिद्धांत की उचित शिक्षा दी जाए। प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता के लिए सरकारी बैंक का निर्माण होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होनी चाहिए। ऋण देने से पूर्व सदस्यों की सावधानी पूर्वक जांच हो। सहकारी आंदोलन के अध्ययन और इसकी सफलता के लिए सुझाव देने के लिए सरकार के द्वारा जो है प्रो D.R. गॉडगिल के नेतृत्व में 1944 ईस्वी में कृषि उप कमेटी गठित की गई। 1945 ईस्वी में सरकार ने एक अन्य सहकारी योजना कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन 1946 में सरकार को सौंप दिया। 1951 ईस्वी में अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था और इस कमेटी के अध्यक्ष याद रखिए A.D. गुरवाला थे और इस कमेटी के द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। पहला, वृहत सहकारी समितियों का गठन हो। दूसरा, विपणन सहकारियों का संगठन हो। समिति को सरकार के तरफ से ऋण तथा अनुदान के रूप में सहायता मिले तथा नियंत्रित साख प्रणाली जो है अपनाई जाए। इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जिला प्रशासन, इसके बारे में हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है जिला प्रशासन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में देख लेते हैं, जिलाधीश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जिलाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होते हैं, जिला प्रशासन का प्रमुख होता है जिला कलेक्टर, और जिले में राज्य सरकार का आधिकारिक जो है अभिकारक यानी ऑफिस एजेंट होता है, आधिकारिक अभिकारक होता है। जिलाधीश का पद अद्वितीय है क्योंकि फ्रांस में याद रखिए प्रीफेक्ट के पद के अतिरिक्त दूसरे देशों की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई पद इसके समानांतर नहीं है। जिलाधीश को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट तथा असम, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक में डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। जिलाधीश याद रखिए, जिलाधीश राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से संबंध रखता है जिसका नेतृत्व राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्री और प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव करता है। जिलाधीशों का नियंत्रण और निगरानी मंडल आयुक्तों के द्वारा किया जाता है। भूमिका और कार्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए राजस्व प्रशासन के बारे में अगर देखें तो जिले में राजस्व प्रशासन के रूप में जिलाधीश के जो कार्य हैं, पहला है भू राजस्व का संग्रह करना, अन्य सरकारी बकाया का संग्रह करना, तकावी ऋणों का वितरण और उगाही करना, भूमि के रिकॉर्ड रखना, ग्रामीण सांख्यिकी का संग्रह करना, ग्रामीण आंकड़ों को संग्रह करना, उद्योग पूंजी निर्माण, कॉलोनी बनाने या झुग्गी बस्तियों को हटाए जाने इत्यादि के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, भूमि सुधार लागू करना, किसानों के कल्याण पर जो है ध्यान देना, आग लगने, सूखा या बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं के दौरान फसलों के नाश का आकलन करना और राहत कार्यों की अनुशंसा करना, कोषागार और उप कोषागार की निगरानी करना, स्टाम्प एक्ट लागू करना, पुनर्वास अनुदानों का भुगतान करना, सरकारी संपत्ति का प्रबंधन करना, जमींदारी उन्मूलन के लिए मुआवजे का भुगतान करना। ये सभी जो है ये मतलब कि इनका कह सकते हैं कि जो कार्य है, जो भूमिका है इस रूप में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कानून, देखिए कानून और जो व्यवस्था है इसके बारे में देख लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जिले में कानून व व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का सर्वप्रमुख कर्तव्य होता है और इस उद्देश्य के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, याद रखिएगा, जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस को जिलाधीश के नियंत्रण और निर्देशन में रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश के जो कार्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं।
अधीनस्थ न्यायिक निकायों का नियंत्रण तथा उसकी निगरानी करना। ठीक है, लोक शांति और व्यवस्था को कोई खतरा हो तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत आदेश जारी करना। सरकार या अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों से प्राप्त सभी याचिकाओं का निपटारा करना। सरकार को वार्षिक अपराध रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना। कैदियों को सजा समाप्त होने पर या विशेष उद्देश्य के लिए तात्कालिक रूप से जो है मतलब कि ऑन पैरोल मुक्त करना। हथियार है, होटल है, विस्फोटक या पेट्रोलियम या आदि अनेक चीजों के लाइसेंस देना, उसे निलंबित करना या समाप्त करना। कैदियों को उच्च वर्ग जो है यानी सुपीरियर क्लास प्रदान करना और किसी असमान स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन के सहायता के लिए सशस्त्र सेनाओं को बुलाना। फैक्ट्री कानून और ट्रेडमार्क कानून के तहत दोषियों पर मुकदमा चलाना और वनों के विकास के लिए कार्यक्रमों की अनुशंसा करना। तो जिला मजिस्ट्रेट है, इनका जो कार्य है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिलाधीश के जो कार्य हैं ये सभी कार्य हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद विकास प्रशासन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिलाधीश को अनेक राज्यों में जिला विकास पदाधिकारी भी कहा जाता है। वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, जो वर्ष 1980 में भारतीय समाज पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में स्थापित किया गया था। विकास प्रशासन के क्षेत्र में जिलाधीश की जो मुख्य कह सकते हैं जो भूमिका है वो समन्वय की है। तो मुख्य भूमिका क्या है? समन्वय की है। अन्य शक्तियां व जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वह जिला योजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मतलब कि रहते हैं या इनकी अध्यक्षता करते हैं। वह जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। जिले में वह प्रशासन और नागरिक के बीच एक समन्वयकारी कड़ी के रूप में काम करता है। वह जिले में नगर पालिका प्रशासन की निगरानी करता है। वह सरकार के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है। जिले में समारोह के दौरान राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकाल की स्थिति में वह मुख्य आपदा प्रशासक के रूप में भी कार्य करता है, याद रखिएगा। इसके बाद जिले के स्टाफ के अधिकारी जो मामले हैं, ऑफिशियल जो मैटर्स हैं, इस मतलब कि इन आधिकारिक मामलों से ये निपटता है। संसद और विधानसभा के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और जिला स्तर पर निर्वाचन कार्यों की व्यवस्था करता है। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में भी ये कार्य करता है, याद रखिएगा। इसके बाद उप मंडल के बारे में, सब डिवीजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भू राजस्व अधिनियम तथा अपराध संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व प्रशासन व अपराध से संबंधित प्रशासन के उद्देश्य से क्षेत्रीय दृष्टि से जिले को अनेक इकाइयों में विभाजित किया जाता है। उप मंडल अधिकारी एसडीओ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस या राज्य लोक सेवा का सदस्य होता है। तो उप मंडल अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा या अथवा राज्य लोक सेवा का जो है राज्य लोक सेवा का ये सदस्य होता है, जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या मतलब नियुक्त और नियंत्रित किया जाता है। जिलाधीश की तरह वह क्षेत्रीय अधिकारी, सामान्य प्रशासक और बहुउद्देशीय कार्यवाहक होता है। इसे राजस्व से संबंधित न्यायिक और कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी तथा राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में उपमंडल के सभी सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों के संपर्क में रहता है। देखिए, एक ओर वह राजस्व से संबंधित मामलों में जिलाधीश और तहसीलदार के बीच योजक का काम करता है और दूसरी ओर कानून व्यवस्था के संबंध में जिलाधीश और स्टेशन पुलिस अधिकारियों के बीच योजक का काम करता है, याद रखिएगा। इसकी जो मतलब कि सब डिवीजन में जो इसकी भूमिका है इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, वह जिलाधीश का प्रधान सहयोगी और महत्वपूर्ण क्षेत्र सहायक फील्ड एड होता है और उपमंडल के प्रशासक के सारे पक्षों के लिए उसके प्रति ये उत्तरदायी होता है। इसके बाद तहसील क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक उपमंडल को क्षेत्रीय दृष्टि से अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है। भू राजस्व, भूमि रिकॉर्ड, कोषागार, न्यायिक निकाय इत्यादि प्रशासन के विविध पक्षों के लिए तहसील मूलभूत इकाई है। इसे जिले का लघु प्रतिरूप जो है कहा जाता है, मिनिएचर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, मिनिएचर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के कार्य जो कार्यालय है इसी के अंदर होते हैं और इसी के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, इसी कार्यालय के अंतर्गत। और तहसीलदार राज्य लोक सेवा से चयनित होता है और राजपत्रित क्षेत्र जो राजपत्रित जो श्रेणी है, जो गैजेटेड रैंक का कह सकते हैं कि ये अधिकारी होता है। राजपत्रित श्रेणी का ये अधिकारी होता है, गैजेटेड रैंक का।
वह तहसील में राजस्व के संग्रह और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। सर्किल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो सर्कल है, जो मतलब कि सर्कल है तहसील के बाद जो सर्कल है ये क्या है, तो प्रत्येक सर्किल को मतलब कि प्रत्येक तहसील को राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से क्षेत्रीय दृष्टि से अनेक इकाइयों में बांटा जाता है। कानूनगो या सर्किल इंस्पेक्टर को राजस्व प्रशासन के कड़ी में प्रथम पंक्ति का जो है निरीक्षक कहा जाता है। वह अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों के भूमि रिकॉर्ड और राजस्व से संबंधित जो प्रशासन है इसकी ये निगरानी करता है, और उसकी नियुक्ति प्राय जो है जो मतलब कि सर्कल जो कह सकते हैं कि जो तहसील के जो राजस्व प्रशासन के उद्देश्य से जो अधिकारी होता है ये इसका जो नियुक्ति होता है जिलाधीश के द्वारा की जाती है। इसके बाद ग्राम क्या है, विलेज क्या है। ये सभी राज्यों में सभी प्रशासनिक राजकोषीय उद्देश्यों के लिए जो है ग्राम लघुतम तथा मतलब कि ऑब्सोल्यूट इकाई है, आत्यांतिक इकाई है। तमिलनाडु में गांव के सबसे प्रमुख कार्यवाहक को ग्राम प्रमुख जो है मतलब कि विलेज हेडमैन कहा जाता है, और महाराष्ट्र में उसके समान कार्यवाहक को पटेल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उसका समतुल्य कार्यवाहक कोई नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पटवारी ग्राम राजस्व खाता तथा भूमि रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरे राज्यों में उसे जो है अन्य विविध नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल, तमिलनाडु में कर्णम यानी कनक पिल्लय और महाराष्ट्र में तलाती। ठीक है, उस जिले में राजस्व प्रशासन को अनिवार्य जो है मतलब कि किंग पिन कह सकते हैं, अनिवार्य घटक कहा जाता है। और इसके बाद यह जो सेशन है इसी के साथ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में भारत में जो न्यायपालिका है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सभी को कवर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय का। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।